हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की सारी पोएम्स, यानी हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम। फिर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पर स्टैंजा। हम देखने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। लेकिन आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सारे ही पोएम्स को इंडिविजुअली डिटेल में जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम्स। तो दोस्तों, हमारी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आपको पोएट के नाम भी याद होने चाहिए। तो इसका सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है पोएम की? लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज डिफरेंस, यानी छोटी छोटी चीजें हम पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। हाउ स्मॉल थिंग्स कैन चेंज वंस एटीट्यूड। तो जैसा कि हमको पता है कि जो पोएट थे उनका मूड बहुत ही खराब था, लेकिन थोड़ी सी स्नो के पार्टिकल्स जब उन पे गिरे तो उनका जो मूड था वो चेंज हो गया। तो इसीलिए बोला है हाउ स्मॉल थिंग्स कैन चेंज वंस एटीट्यूड। हार्ड टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर, यानी अगर हमारे जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा है तो हमको दुखी नहीं होना है, क्योंकि बुरा वक्त भी बदल जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टैंजा है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी क्रो मी स्नो ट्री। ठीक है, तो हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री, तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्रो, क्योंकि इसमें लिखा है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। विच ट्री डिड द क्रो शेक? क्रो ने कौन सी ट्री को शेक करा था? हेमलॉक ट्री। देखो लास्ट लाइन है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। व्हाट फेल ऑन द पोएट? पोएट पे क्या गिरा था? तो यहाँ पे लिखा है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हमारे पोएट पे क्या गिरी थी? डस्ट ऑफ स्नो। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब यहाँ पे सिंबॉलिज्म का भी यूज करा है, क्योंकि हेमलॉक ट्री और क्रो को एज अ बैड ओमेन बताया है, उनको नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट करा है, उनको सॉरो के साथ एसोसिएट करा है। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? हार्ट पार्ट से मैच हो रहा है, मूड रूट से मैच हो रहा है, तो सी डी। सो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? जैसे ही वो स्नो के पार्टिकल्स पोएट पे गिरते हैं तो पोएट को कैसा फील होता है? इट चेंजेस हिज मूड। उनका जो सैड मूड था, ग्लूमी मूड था, वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग? तो हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े हुए थे। What was saved for the poet? तो लास्ट लाइन देखो, and saved some part of a day I had rued। rued का मतलब है रिग्रेट करना। ठीक है, तो उनका जो दिन, उन्होंने आधा दिन जो था अपना रिग्रेट करने में, दुखी होने में गवा दिया था, तो उनका दिन का जो थोड़ा सा पार्ट था वो स्नो के पार्टिकल्स ने बदल दिया और उनके दिन को बचा लिया। Which word is the synonym of feel, remorse or regret as used in the stanza? तो हमने डिस्कस करा, rued का मतलब होता है रिमोर्स फील करना, थोड़ा सा बैड फील करना, रिग्रेट फील करना, तो rued मीन्स रिग्रेट। ओके, तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं इस पोयम में। पहला है सिंबॉलिज्म। ठीक है, तो हमने डिस्कस करा कि इस पोयम में क्रो और हेमलॉक ट्री को नेगेटिविटी, ग्लूमीनेस, बैड ओमन के साथ सिंबलाइज किया है, अटैच करा है। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्रो सिंबल्स हैं बैड ओमन और नेगेटिविटी के। ओके, एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? जब सेम लेटर के वर्ड पास पास रखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सेव्ड सम, हैज गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पहली लाइन में एस और दूसरे में एच का यूज हुआ है, यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है। एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब क्या है? जब एक लाइन में बार बार किसी वॉवल का साउंड रिपीट होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पे ओ का साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी का मतलब है बहुत ही ऑपोजिट होना। ठीक है,
तो यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री को हम जनरली एसोसिएट कर रहे हैं नेगेटिविटी के साथ, ग्लूमीनेस के साथ, बैड ओमन के साथ, ठीक है। लेकिन इन्हीं दोनों चीज़ों ने हमारे जो पोएट है उनका मूड चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आयरनी हुई है, ठीक है। द पोएम इज आयरॉनिक ड्यू टू अ क्रो शेकिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑफ अ हेमलॉक ट्री एंड ऑन टू अ पर्सन हु वॉज कंटेम्पलेटिंग सुसाइड, ठीक है, thus causing the person to rethink their suicidal plans and decides to live. So two symbols of death and fear are used to help a person. This tone reflects his irony. तो चूंकि हेमलॉक ट्री और क्रो को बहुत बैड ओमन नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट करा है, लेकिन उन्हीं दोनों चीज़ों ने हमारे जो पोएट है उनका मूड बदल दिया, इसलिए इस पोएम में आयरनी का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का मतलब क्या होता है, जब लाइन ब्रेक नहीं होती है और कंटिन्यूएशन में ही नेक्स्ट लाइन या फॉलोइंग लाइन में चलती रहती है। तो यहाँ पे सीन थ्रू आउट द पोएम, तो एंजैबमेंट यानी कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन थ्रू आउट द पोएम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है पोएम में वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, दिस पोएटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो स्टैंजा 1 में हम इन्वर्जन देख सकते हैं। इन्वर्जन का यूजुअल मीनिंग यही रहता है जब थोड़ी से वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं या सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं राइम बिठाने के लिए तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं, और हम स्टैंजा 1 में इन्वर्जन देख सकते हैं। ऑल राइट, तो दोस्तों हमारी सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक है। तो इस पोएम की थीम क्या है, ओनली लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर ईच अदर कैन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग पीस ऑन अर्थ। क्योंकि हमको पता है कि इस पोएम में फायर और आइस को एसोसिएट किया है डिजायर्स के साथ और हेट्रेड के साथ। तो हमारे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि सिर्फ प्यार के साथ, इक्वालिटी के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम पीस क्रिएट कर सकते हैं अर्थ पे। ऑल राइट, Fire and Ice expresses the profound idea that world would end in either of the two ways, either by fire or by ice. यानी हमारे पोएट ने बताया या तो फायर की वजह से हमारा अर्थ खराब होगा, खत्म होगा, या तो आइस की वजह से। Both the components are compared with self-destructing human emotions. हमको पता है कि फायर को डिजायर के साथ एसोसिएट करा है और आइस को हेट्रेड के साथ एसोसिएट करा है। तो हमारे पोएट बोलते हैं इन दोनों की ही वजह से हमारा जो अर्थ है वो खत्म हो सकता है। If we let our emotions rule and do not control them, it can lead us on the verge of chaos. यानी अगर इन्हीं दोनों डिजायर्स को हमने कंट्रोल नहीं करा, या तो हमारा पैशन, हमारे डिजायर्स, हमारी ग्रीडीनेस, हमारी लस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या एक दूसरे के प्रति हमारी जो हेट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इन्हीं के कारण हमारा जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए हमको हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो हम देख लेते हैं अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। Some say that the world will end in fire, some say in ice, but what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, फायर, डिजायर और फायर मैच हो रहे हैं, तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABAA। अब यहाँ पे डिजायर का मतलब क्या है, किसी भी तरह के विश या पैशन, और आइस को हमने यूज करा है एज अ सिनोनिम ऑफ हेट्रेड। ऑल राइट, होल्ड, आई होल्ड विद दोज, यानी मैं किसको फेवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड का मतलब है फेवर करना, एंड फेवर का यूजुअली मतलब है इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स समथिंग, यानी किसी चीज़ के साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पोएट बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड फायर की वजह से ख़त्म होगा, कुछ कहते हैं आइस की वजह से ख़त्म होगा, लेकिन जितना भी मुझे डिज़ायर्स के बारे में पता है, मुझे लगता है कि हाँ, डिज़ायर फायर की वजह से ही अर्थ ख़त्म होगा। So what can be the cause of world's destruction as per these lines? तो वर्ल्ड के खत्म होने का कारण क्या हो सकता है, सम से, यानी कुछ लोग बोलते हैं फायर के कारण, कुछ लोग बोलते हैं आइस के कारण, तो बोथ फायर एंड आइस। अकॉर्डिंग टू पोएट, फायर एंड आइस रेफर्स टू, तो हमने देखा कि फायर को हमने जोड़ा है डिजायर्स के साथ, पैशन के साथ, जेलसी के साथ, ग्रीड के साथ, इनजस्टिस के साथ, लस्ट के साथ, और आइस को हमने जोड़ा है हेट्रेड के साथ, कोल्डनेस के साथ, इनडिफरेंस के साथ, इनटॉलरेंस टूवर्ड्स ईच अदर।
ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का ही मीनिंग आपको याद रखना है। विच ओपिनियन इज पोएट सपोर्टिंग, तो पोएट क्या बोल रहा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी जितना भी मुझे डिजायर्स के बारे में पता है, मुझे लगता है कि फायर में वो कैपेबिलिटी है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की। तो हमारे जो पोएट हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फायरी डिजायर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर अबाउट फायरी डिजायर्स ही वुड फेवर द वंस हु से दैट इट वुड एंड बाय फायर। व्हाट इज द मैसेज इन द पोएम, तो पोएम का मैसेज हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल थीम उसकी यही है कि हमको हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना है एंड लाइफ इज ट्रांजिटरी डेथ इज इनएविटेबल, यानी हमारी जो सबकी लाइफ है बहुत कम टाइम के लिए हम लोग अर्थ पे हैं, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना जो समय हम अर्थ पे बिता रहे हैं हम प्यार से बिताएं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लव के साथ बिताएं। दोस्तों हमारा सेकेंड स्टैंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ट्वाइस आइस के साथ मैच कर रहा है, हेट ग्रेट के साथ मैच कर रहा है, तो बी सी बी सी बी। ऑल राइट, यहाँ पे पेरिश का मतलब क्या है, डाई, खत्म हो जाना, सड़ जाना, ठीक है। सफाइस का मतलब है सफिशिएंट होना और डिस्ट्रक्शन का मतलब है पूरी तरीके से नष्ट हो जाना। तो अब हमारे पोएट क्या बोलते हैं, अगर अर्थ को 2 बार खत्म होना होता तो आइस में उतनी कैपेबिलिटी है, ठीक है, आइस कोई कम नहीं पड़ेगी, वो भी सफिशिएंट है अर्थ को खत्म करने के लिए। सो व्हाट डज इट रेफर टू, बट इफ इट हैड टू पेरिश, तो यहाँ पे इट किसको बोला है, वर्ल्ड को बोला। द वर्ड पेरिश मीन्स डिके, सड़ जाना। जैसे हमारी मम्मी घर पे केले लेके आती तो बोलती जल्दी जल्दी 2 दिन में खा लो, नहीं तो ये पेरिश हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। What message does the poet wants to convey? Love everyone, don't be greedy, control emotions. Okay? What is the antonym of the word suffice? Antonym मतलब opposite होना, तो suffice का मतलब है sufficient होना, तो उसका opposite क्या हो जाएगा, insufficient. All right, अब हम इसके literary devices देख लेते हैं। पहला है एसोनेंस। एसोनेंस को याद कैसे रखते हैं, स्पेलिंग शुरू हो रही है ए के साथ, तो किसी भी सेंटेंस में जब कोई वॉवल का साउंड बार बार रिपीट होता है उसको एसोनेंस बोलते हैं। हमारे वॉवल क्या हो गए, ए ई आई ओ U. So it is a repetition of vowel sound in same line. The repetition is at different places in different words. Example, the long sound of O in I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे O का साउंड बहुत प्रोमिनेंट है और O एक वॉवल है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है। ऑल राइट, एलिटरेशन का मतलब क्या है, जब सेम लेटर के वर्ड्स पास पास रखे जाते हैं। एलिटरेशन इज रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब एलिटरेशन में हम हमेशा कॉन्सोनेंट के साउंड को ही कंसिडर करते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट है। So alliteration is a repetition of a consonant sound at the start of 2 or more closely placed words. Example, the sound of F in favor, fire, W in world, will. तो दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं F से, तो यहाँ पे alliteration का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है जब कोई हमारा पोएट ऐसा सेंटेंस लिख देता है जो हमारे सेंसेस को अपीलिंग लगता है, ठीक है, जो हमारे सेंसेस को अपील करता है, ठीक है। तो इमेजरी को आप बेसिकली ये समझ सकते हो जब हमारा पोएट हमारे सामने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो हम इमेजिन करें कि वर्ल्ड खत्म हो रहा है फायर की वजह से। ऑल राइट, आप इंडिविजुअल वीडियो जरूर देखें, मैंने सारी ही वीडियोस उसमें डाली हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो इन दोनों ही लाइन में इमेजरी का यूज हुआ है। एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब क्या होता है, जब 2 से ज्यादा लाइन सेम वर्ड के साथ शुरू होती है, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। एग्जाम्पल, सम से, तो पहला जो है वो सम से के साथ 2 बार रिपीट हो रहा है, दोनों ही लाइनों में सम से आ रहा है, तो वहां पे एनाफोरा का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, जब हम
इंसान की जो क्वालिटीज है वो एक नॉन ह्यूमन को दे देते हैं। तो यहाँ पे फायर और आइस एज सच तो ह्यूमन बींग्स नहीं है, लेकिन हमने आइस और फायर को ह्यूमन क्वालिटीज दे दिए कि वो भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन इज to give human qualities to inanimate objects in the poem. Fire and ice are capable of destruction. Thus, the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. एंजैपमेंट क्या होता है? जब लाइन ब्रेक नहीं होती है और कंटिन्यूएशन में ही चलती रहती है. इट इज डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, रादर इट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो देखो, पहली लाइन के बाद कोई ब्रेक नहीं हुआ है, वो लाइन चल रही है. ठीक है, तो यहाँ पर एंजैपमेंट का यूज हुआ है. हमारी नेक्स्ट पोयम है अ टाइगर इन द जू. टाइगर इन द जू को किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा है. तो जब हमने ये पोयम पढ़ी थी, हमको पता चल रहा था कि हमारे जो पोएट है वो बात कर रहे हैं एक टाइगर की जो जू में बंद है. ठीक है, हमारे पोएट बताते हैं कि उसकी असली जगह तो जंगलों में होनी चाहिए, जहाँ पे वो खुले से घूम रहा है, शिकार कर रहा है, लेकिन अभी तो वो फिलहाल जू में बंद है. तो इसकी थीम क्या है? मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर. वो बता रहे हैं कि जो जू में टाइगर बंद है वो बहुत दुखी है, वो आसमान को देख रहा है, सोच रहा है कि वो कब बाहर निकलेगा. ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन अ टाइगर इन अ जू विथ इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो पोयम में बताया है हमारे पोएट ने कि एक टाइगर है वो जू में कैसा फील कर रहा है, और एक टाइगर की असली जगह तो उस फॉरेस्ट में होनी चाहिए, वाइल्ड में होनी चाहिए, जहाँ पे वो शिकार कर रहा है, फ्रीली घूम रहा है. हाईलाइट्स कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी. यानी फ्रीडम से जब टाइगर घूम रहा है तो उसका अलग एकदम स्वैग है, वह अलग ही मज़े में घूम रहा है, लेकिन जब वो जू में है तो वो बहुत गुस्से में है, धीरे धीरे वॉक कर रहा है, विजिटर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. ठीक है, एक्सप्लेन्स द एगनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू. एगनी का मतलब क्या है? दुख, दर्द. मतलब उसको बहुत दुख है कि वो केज है एक जू में. तो हमारा पहला स्टैंजा है, stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on paths of velvet, quiet in his quiet rage. तो यहाँ पे stalks का मतलब क्या है? धीरे धीरे चल रहा है. ठीक है, follows to move quietly and slowly. vivid stripes का मतलब क्या है? हमने जो टाइगर देखा है वो बहुत ही ब्राइट कलर का होता है और उसमें नैरो बैंड्स होते हैं जो काफ़ी कलरफुल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे विविड का मतलब है ब्राइट कलर और स्ट्राइप्स का मतलब है लॉन्ग नैरो बैंड्स. और उसके पैड्स कैसे हैं? यानी उसके पॉज को वेलवेट पैड्स बोला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं वेलवेट की तरह. ठीक है, तो यहाँ पे पैड्स बोला है, पॉज ऑफ टाइगर सॉफ्ट पार्ट. और वो घूम कैसे रहा है? क्वाइट रेज में, बहुत ही शांत है लेकिन गुस्से में है. ठीक है, तो रेज का मतलब है एंग्री होना. ऑल राइट, सो वेयर इज द टाइगर एट प्रेजेंट? कहाँ पे है वो? केज में है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. ठीक है, मेंशन एनी वन क्वालिटी ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस. यानी एक क्वालिटी बताओ उस एनिमल की जिसकी बात हो रही है. तो यहाँ पे विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी. काफ़ी जो उसकी बॉडी पे जो डिजाइन्स हैं, जो स्ट्रिप्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है. सो विच वर्ड इन द स्टैंजा ऑल्सो मीन्स ग्राफिक और पिक्चरिस्क. पिक्चरिस्क का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना. ठीक है, तो यहाँ पे विविड का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्ड है वो और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है. वाई इज द टाइगर इन क्वाइट रेज? ठीक है, वो गुस्से में क्यों है? बिकॉज मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड एंड फ्रीडम कर्टेल्ड. क्योंकि उसकी असली जगह तो जंगलों में है, लेकिन उसकी जितनी भी शक्ति है अभी कोई काम की नहीं है क्योंकि वो एक केज में बंद है, उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए वो गुस्से में है. अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए हैं? राइमिंग स्कीम क्या है? ABCB, केज रेज से मैच हो रहा है. पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर भी हमारा जो टाइगर है वो एक नॉन ह्यूमन है लेकिन उसको ही बोल के रेफर करा गया है. तो द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर्स हिम एज ही.
मेटाफोर का मतलब है कंपैरिजन होता है, जब लाइक और एज का यूज नहीं होता है और कंपैरिजन होता है तो मेटाफोर का यूज होता है। सो टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विथ वेलवेट, क्योंकि बोला है कि उसके जो पाँव हैं, उसके जो पॉज हैं वेलवेट पैड्स की तरह है। ऑल राइट, एंजाबमेंट का मतलब है जब लाइन ब्रेक नहीं हो रही है और कंटिन्यूएशन में चल रही है। सो सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उस स्टैंजा में हम एंजाबमेंट भी देख सकते हैं। इमेजरी का मतलब है हमारे सेंसेस को अपील करने की कोशिश करी गई है, हमारे सामने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। सो द पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर, तो हम मन में सोच रहे हैं कि वो जो टाइगर है बहुत गुस्से से धीरे धीरे अपने केज में घूम रहा है, तो यहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट्स की स्पेलिंग सी से शुरू हो रही है। सी एक कॉन्सोनेंट है, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट है। तो किसी भी सेंटेंस में जब रिपीटिशन होता है किसी कॉन्सोनेंट साउंड का तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। द यूज ऑफ एस साउंड इन स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, तो यहाँ पे एस का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। एसोनेंस का मतलब क्या है? जब वॉवल का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। सो यूज ऑफ वॉवल साउंड आई इन हिज विविड स्ट्राइप्स, आई का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, काफी प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? जब ऑपोजिट वर्ड साथ में प्लेस कर दिए जाते हैं, तो यूज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑपोजिट्स इन मीनिंग। क्वाइट का मतलब है शांत होना और रेज का मतलब है बहुत गुस्से में होना, तो क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है। हमारा नेक्स्ट आंसर है दोस्तों, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, लर्किंग का मतलब क्या है? हाइडिंग, बड़ी बड़ी घास के पीछे वो जो टाइगर है वो छुप रहा है। स्लाइडिंग का मतलब है मूव करना, और होल यहाँ पे वाटर होल किसको बोला है? जो वाटर बॉडी होती है जहाँ पे सारे जानवर पानी पीने आते हैं उसको बोला है वाटर होल। और प्लम्प का मतलब है जब मोटे मोटे डियर वहाँ पे पानी पीने आते हैं, यानी चबी। तो हु इज ही हियर, यहाँ पे ही किसको बोला है? टाइगर को बोला है। सडनली द फोकस फ्रॉम टाइगर शिफ्ट्स टू टाइगर्स नेचुरल प्लेस ऑफ हैबिटेट, यानी अभी तक किसकी बात हो रही थी? केज वाले टाइगर की बात हो रही थी जो जू में है, जो बंद है, लेकिन अब सडनली हमारे पोएट हमको लेके जाते हैं जंगल की तरफ। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन टू लाई और वेट इन कॉन्सेंट्रेशन? लर्किंग। ठीक है, लर्किंग का मतलब है बहुत शांति से कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो ग्रास के पीछे छुप रहा है कि जैसे ही कोई एनिमल, कोई डियर पानी पीने आएगा, ये जो टाइगर है उस पर हमला कर देगा। What does tiger do in the forest? Hiding behind some trees and being near the water body, जो कि हमको इस स्टैंजा से पता चल रहा है। तो अब हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टैंजा। राइमिंग स्कीम होगी उसकी ABCB। एंजाबमेंट, कंटिन्यूएशन में जो ये स्टैंजा है वो चल रहा है। एलिटरेशन का मतलब है सेम लेटर के वर्ड्स जब पास पास रखे जाते हैं, तो यहाँ पे प्लम्प पास में एलिटरेशन का यूज हुआ है। और इमेजरी का यूज हुआ है बिकॉज द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटी, कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो टाइगर है, जो ग्रास है लंबी लंबी उसके पीछे है और प्लम्प डियर यानी मोटे से डियर का वेट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है दोस्तों, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो स्नार्लिंग का मतलब है गुस्से में जब एनिमल साउंड बनाता है, वार्निंग साउंड्स मेड बाय द एनिमल्स, उसको बोलते हैं स्नार्लिंग। बेयरिंग का मतलब है दिखाना, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स का मतलब है जो एनिमल्स के शार्प टीथ होते हैं, ठीक है, उनको वो दिखा रहा है, तो अपने नुकीले दांतों को वो दिखा रहा है। ठीक है, टेरराइजिंग यानी डरा रहा है। So how does the tiger scare the people? By growling. Growling, snarling, ये सब का मतलब क्या होता है? Angry sound जब हमारे animals बनाते हैं। ठीक है, Why does the tiger snarl? Snarl क्यों कर रहा है वो? To show his anger. गुस्सा दिखाने के लिए वो snarl कर रहा है। Which word in the stanza is the antonym of the word approve or comment? ठीक है, अप्रूव का मतलब है सहमति दे देना और स्नार्लिंग का मतलब क्या है? गुस्सा करना, असहमत होना। तो यहाँ पे एंटोनिम यानी
कमेंड या अप्रूव का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? स्नार्लिंग. ओके. हाउ डज द टाइगर शो हिज प्रेजेंस? वो गांव वालों को अपनी प्रेजेंस कैसे दिखा रहा है? अपने लंबे लंबे दांत दिखा के, क्लॉज दिखा के और एंग्री साउंड बना के, यानी ग्राउल करके. सो द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम, राइमिंग स्कीम क्या है? ABCB. ठीक है. एंजाबमेंट कंटिन्यूएशन में चल रहा है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज. ठीक है. तो लाइन ब्रेक नहीं हुई है, सेंटेंस ब्रेक नहीं हुआ है और कंटिन्यूएशन में चल रहा है. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है ओनोमाटोपिया. ओनोमाटोपिया का मतलब होता है व्हेन द वर्ड इज मेकिंग द साउंड इट इज डिस्क्राइबिंग. जैसे म्याऊ. ठीक है. तो म्याऊ साउंड भी वही बना रहा है और वर्ड भी वही है. तो यहाँ पे स्नार्लिंग में ओनोमाटोपिया का यूज हुआ है. एसोनेंस का मतलब क्या है? किसी वॉवल का साउंड रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए ओ और आई. ओ कहाँ पे? शुड अराउंड हाउसेस, और आई का साउंड बेयरिंग हिज, वाइट हिज. तो यहाँ पे आई का साउंड. ठीक है. तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है. कॉन्सोनेंस का यूज कहाँ पे हुआ है? हिज फैंग्स, हिज क्लॉज. तो यहाँ पे एस का साउंड बहुत निखर के आ रहा है. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस का यूज हुआ है. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. अब हम वापस से आ गए हैं जू की तरफ, जहां पे जो हमारा टाइगर है वो केज में बंद है. तो कॉन्क्रीट सेल का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट मतलब जो बिल्डिंग सीमेंट, ब्रिक, सैंड, वाटर इससे बनी रहती है, जैसे हमारे घर की दीवारें, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट की. ठीक है. स्टॉकिंग का मतलब क्या है? धीरे धीरे मूव कर रहा है, वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, बट इन अ थ्रेटनिंग वे. ठीक है. सो इन व्हाट काइंड ऑफ सेल ही इज लॉक्ड? कॉन्क्रीट के सेल में वो जो टाइगर है वो बंद है. हु आर बीइंग इग्नोर्ड? तो यहाँ पे लिखा है इग्नोरिंग विजिटर्स. तो वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. एक्सप्लेन द लाइन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. अब हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स का मतलब है टाइगर ऐसे तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो जू के केज में बंद है. सो ही इज लॉक्ड इन अ केज. व्हाई डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स? वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे ही इज नॉट हैबिचुअल ऑफ विजिटर्स. अब जैसे जंगल में जो टाइगर रहता है वहां पे कोई विजिटर थोड़ी ना आता है. तो हमारा जो टाइगर है जो केज में बंद है वो is not habitual of visitors. No one will help him. कोई भी विजिटर उसकी हेल्प नहीं करेगा कि चलो खोल के उसको बाहर कर दे. ठीक है. इसलिए वो उनको नहीं देख रहा है. He cannot attack them feeling helpless. वैसे तो टाइगर बहुत ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो केज में बंद है. एंड दैट इज व्हाई ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स. तो दोस्तों, लिटरेरी डिवाइस क्या है स्टैंजा में? राइमिंग स्कीम है ABCB. पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है क्योंकि टाइगर एज सच तो नॉन ह्यूमन है, लेकिन उसको ही करके बोला गया है. एसोनेंस यानी वॉवल का साउंड बार बार आ रहा है इन ही लुक्ड कॉन्क्रीट सेल में. ई का साउंड आ रहा है. कॉन्सोनेंस यानी कॉन्सोनेंट का साउंड भी रिपीट हुआ है इन हिज स्ट्रेंथ बार्स में. तो यहाँ पे एस का साउंड है. नेक्स्ट इज एलिटरेशन यानी सेम लेटर के वर्ड पास पास रखे गए हैं, यानी कि बिहाइंड बार्स दोनों स्टार्ट हो रहे हैं बी से. तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling का मतलब क्या है? गश्त लगाती हैं जब कारें किसी पर्टिकुलर एरिया को. जैसे रात में पुलिस जो होती है वो पर्टिकुलर एरिया की पेट्रोलिंग करती है. ठीक है. So to go around an area at regular times to check that it is safe. ब्रिलियंट का मतलब है वेरी ब्राइट. तो वो लास्ट जो वॉइस है रात में किसकी सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है, और वो अपने ब्रिलियंट आंखों से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है. व्हाट डज द टाइगर हियर? साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स टू लुक इंटेंटली? तो यहाँ पे बोला है स्टेयर्स. स्टेयर्स का मतलब है घूरना. ठीक है. सो व्हाट इज ब्रिलियंट इन द पोयम? ब्रिलियंट क्या बताया गया इस पोयम में? ब्रिलियंट आईज बताई गई है टाइगर की और ब्रिलियंट स्टार्स बताए गए. ठीक है. सो बोथ टाइगर्स आईज एंड स्टार्स.
What does the poet want to convey from the poem? तो हमारा जो पोएट है इस पोएम से क्या बताना चाह रहा है? एक कंट्रास्ट बताना चाह रहा है। एक टाइगर जो जू के केज में बंद है और वो टाइगर जो जंगलों में घूम रहा है। सो कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, वाइल्ड एनिमल शुड नॉट बी केज्ड। सो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुए हैं। राइमिंग स्कीम है यहाँ की ABCB, इंजैपमेंट कंटिन्यूएशन में लाइन चल रही है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। एलिटरेशन का यूज हुआ है ही हियर्स, तो दोनों ही वर्ड एच से शुरू हो रहे हैं। एंड लास्ट इज एसोनेंस, यूज ऑफ आई साउंड इन विथ हिज ब्रिलियंट। तो यहाँ पे आई का साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है।